वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पदार्थों का पृथक्करण पढ़ रहे थे, जो कि एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का 5वां चैप्टर है। तो चलिए अब हम इसमें आगे की जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, तो पहले हमने कुछ विधियों को पढ़ा था पदार्थों को पृथक्करण करने के लिए। तो पहला विधि हमने क्या पढ़ा था, हस्त चयन विधि। उसके बाद हमने पढ़ा था थ्रेसिंग विधि, और उसके बाद हमने पढ़ा था निष्पावन, और निष्पावन के बाद चालन, फिर आसवन, निस्तारण तथा निस्यंदन, ये विधियां हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद हमने वाष्पन भी पढ़ा था। और अब जो टॉपिक है ये है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। तो चलिए हम एक एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ते हैं। मतलब मैं पहले बता देती हूँ कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग यानी कि बहुत सारे ऐसे पदार्थों का मिश्रण होता है जिससे हमें पृथक करने के लिए एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जाता है। तो उसी विधियों को हम पढ़ते हैं कि एक से अधिक विधियों का उपयोग किन पदार्थों को पृथक करने के लिए हम करते हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब क्रियाकलाप 7 है। तो रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। अब आप बताओ कि रेत और नमक दोनों कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब इनको आप हाथ से चुन चुन कर अलग कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो हस्त चयन विधि इसके लिए व्यवहारिक नहीं है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। अब बीकर आपने देखा है जैसे ग्लास की तरह होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर आप लैब में गए हो तो आपने बीकर ज़रूर देखा होगा। तो बीकर में इस मिश्रण को लीजिए, बालू और यानी रेत और नमक के मिश्रण को बीकर में डालिए और उसमें जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। एक ओर आप रख दीजिए पहले बीकर को। अब मतलब इन नमक वाले और बालू के मिश्रण में जल मिलाने के बाद उसे एक साइड में रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण या निस्यंदन को हमने पढ़ा था। निस्तारण या निस्यंदन में क्या होता है, पहले हम अवसादन कराते हैं किसी भी पदार्थ का, यानी कि जो भारी पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है। और निस्तारण के द्वारा जो भारी पार्ट नीचे बैठ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। और निस्तारण के द्वारा यानी कि जो बीकर या बर्तन है उसे हम तिरछा करके जो पानी है और पानी के ऊपर जो पार्ट है उसको हम निकाल लेते हैं, दूसरे बर्तन में अलग कर लेते हैं, और जो नीचे भारी वाला हिस्सा है वो बैठा रह जाता है। तो इसे हम निस्तारण कहते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव में से नमक व जल को पृथक करना है। अब नमक और जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। देखिए क्या क्या हमने किया है कि पहले बालू और मतलब रेत और नमक का जो मिश्रण था उसको हमने एक बीकर में लिया है और उसमें हमने पानी मिला दिया है। पानी को मिलाने के बाद हम घोल देंगे तो नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा और जो बालू है वो नीचे बैठ जाएगा। तो बालू को हम नीचे रहने देंगे और जो ऊपर से जो पानी है उसको हम दूसरे बर्तन में ले लेंगे। अब देखिए अब क्या हुआ, जो नमक था अब तो जल में मिल गया। बालू को तो हमने अलग कर दिया, बालू और नमक को हमने अलग कर दिया, लेकिन नमक को हमें प्राप्त करना है तो वो क्या हो गया, वो तो जल में मिल गया। अब उसको हम कैसे अलग करेंगे जल से? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस द्रव को, जो वो पानी है नमक वाला, उसको हम केतली में भर कर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? तो जब हम कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलता है। तो देखो आप ये फिगर दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे ये भाप निकल रही है केतली की टोटी से, और ये है टोटी, यहाँ से भाप निकल रही है। और इसी भाप में वाष्पन विधि के द्वारा नमक भी ये जल जो है वो भाप के द्वारा निकल जाएगा और जो नमक है वो बैठ जाएगा। चलो हम पढ़ते हैं इसको पहले। तो एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो और प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया है।
आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। यह जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। हाँ, जब ठंडी प्लेट के संपर्क में आती है तो गरम गरम भाप निकलता है, और जब वहाँ पे आता है ठंडा प्लेट तो वहाँ पे ये जो गरम भाप होता है वो संघनित हो जाता है, यानी कि भाप जो है वो गैस के फॉर्म में होता है, और जब वो ठंडी प्लेट को पाता है तो वो ठंडा होकर के और द्रव के फॉर्म में आ जाता है। तो इसे ही हम संघनन कहते हैं। गैस से द्रव का बनना संघनन कहलाता है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर थोड़ी देर पहले उबला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंद को देखा है? हाँ, जब आप कभी दूध को गर्म करते हैं, मम्मी गर्म करती होंगी, तो आपने गरम जो दूध है उसके ऊपर जब ढक्कन रख दिया गया है और उसके थोड़ी देर बाद आप जब ढक्कन हटाना, जब दूध ठंडा हो जाता है तो आप देखते हो कि ढक्कन के नीचे का पार्ट जो होता है उस पर बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स आ जाते हैं। और ये कैसे होता है? तो वाटर तो था नहीं उसमें, ये कैसे होता है? तो बर्फ़ वो दूध से जो भाप निकलता है गर्म दूध से, वही संघनित होकर और जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। क्या आपने कभी हाँ, ये तो हो गया। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? हाँ, अब बताओ, जल में क्या मिला था? नमक मिला था। तो सारा जल हमने वाष्पित कर लिया। अब केतली में क्या छूट जाता है? तो नमक छूट जाता है। तो ऐसे हमने रेत और नमक के मिश्रण को अलग कर लिया। पहले हमने क्या किया? रेत और नमक वाले मिश्रण को हमने एक बीकर में रख दिया और उसमें हमने पानी मिला दिया। अब हम घोल देंगे उसे एक चम्मच से। जो नमक वाला मिश्रण है वो पानी में घुल जाएगा और रेत भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा। अब हम निस्तारण का प्रयोग करके क्या करेंगे? जल है जो ऊपर, रेत के ऊपर जो जल है उसे हम दूसरे बर्तन में ले लेंगे। दूसरे बर्तन में हमने जल को ले लिया। उसके बाद हम जल को केतली में लेकर उसे गर्म करेंगे, और इतना गर्म करेंगे कि जितना जल है वो सारा वाष्पित होकर वाष्पित गैस बन के फिर संघनित हो जाए, लिक्विड में परिवर्तित हो जाए, और जो पार्ट बच जाएगा उस केतली में वो क्या हो जाएगा? तो वो नमक वाला पार्ट बच जाएगा। तो इस तरह से हम दो विधियों का प्रयोग करके, यानी कि एक से अधिक पृथक्करण विधियों का प्रयोग करके और दो पदार्थों को हमने अलग कर लिया, यानी कि रेत और नमक को हमने अलग कर लिया। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल का निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया। पहेली को रेत से नमक को पुनः प्राप्ति की समस्या है। अब देखो, जो पहेली नाम की ऊपर लड़की थी उसको अब रेत से नमक को पुनः प्राप्त करने में समस्या हो गई। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत में थोड़ी मात्रा में मिला दिया, थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े से भाग को ही पुनः प्राप्त कर पाए। उसने कहाँ पर त्रुटि की होगी? देखो, उसने क्या किया कि पूरा का पूरा पैकेट मिला दिया, नमक का पूरा पैकेट मिला दिया, और उसमें थोड़ा सा ही उसने जल मिलाया होगा, तो इसलिए वो थोड़ा ही नमक का प्राप्त कर पाई होगी। अगर जल की मात्रा को उसने बढ़ा दिया होता तो जितना नमक था, एक पैकेट नमक उसने मिला दिया, यानी मात्रा अधिक है नमक की, तो वो जल में ज़्यादा मात्रा में जल मिलाएगी तो वो जल में घुलेगा और उसके बाद वो वाष्पन करेगी, फिर संघनन होगा और फिर उसके बाद से उसे नमक प्राप्त हो जाता। तो उसने कहाँ पर गलती की? पानी की मात्रा को मिलाने में गलती की। क्या जल, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, क्या जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा
किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? हाँ। तो जो गलती उसने की है उसी के बारे में यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, पहेली की गलती के बारे में ही। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? अब देखो, जल की मात्रा निश्चित है, यानी कि आधा ग्लास पानी, अब उसमें हम बहुत सारा नमक मिला दें या फिर जो भी अलग पदार्थ है वो ज़्यादा मिला दें, ज़्यादा अमाउंट में, तो क्या होगा? वो घुल पाएगा अच्छे से? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें एक पर्याप्त मात्रा में जल भी लेना पड़ेगा, और पर्याप्त मात्रा में जो दूसरा पदार्थ है उससे अगर हम मिलाना चाहते हैं जल में, तो उसकी ऐसा अमाउंट लेना होगा जिससे कि वो जल में घुल जाए। क्रियाकलाप 8 हम पढ़ते हैं। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा ग्लास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, एक चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विडोलित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए। अब फिर एक चम्मच नमक डालिए और भली भांति विडोलित कीजिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा विडोलित करते जाइए। कुछ चम्मच भर कर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह है कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो आप एक मात्रा में जल ले लो और उसमें हम चम्मच से नमक को मिलाते जा रहे हैं, घुलते जाएगा, और मिलाएंगे घुलेगा, और मिलाएंगे घुलेगा, और मिलाया घुला, और मिलाया घुला, और फिर जब नेक्स्ट चम्मच आपने डाला नमक का, तो वहाँ पे क्या पॉइंट आता है? वहाँ पे ये पॉइंट आता है कि अब ये नमक इसमें घुलेगा ही नहीं, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह जो विलयन है क्या हो गया? ये संतृप्त विलयन कहलाता है। यह एक संकेत है कि जो यह बताता है उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। हाँ, नमक की मात्रा तो अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिल गया है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती थी। हाँ, जैसे हम लोगों ने बताया कि उसने क्या गलती की। एक तो उसने बहुत अधिक मात्रा में नमक को मिला दिया रेत में, अब वो घोलना चाहती है, यानी दोनों को अलग करना चाहती है। उसने बहुत कम पानी मिलाया, तो कहाँ वो घुल पाएगा जल में। तो अब उसमें अधिक पानी को मिलाया गया, जिसकी वजह से वो जो नमक है वो घुल जाएगा जल में, और इस तरह से हम नमक और रेत को अलग कर लेते। तो पहेली ने यहाँ पे ये गलती की थी। कल्पना की उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय के द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? अब कल्पना कीजिए कि जो वो मिश्रण है उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। हाँ, तो उस मिश्रण में पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलाया जाता है। क्या किसी अन्य उपाय के द्वारा जल की उसी मात्रा में जितनी थोड़ी सी जल है उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? हाँ, तो संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक क्या उसमें घोला जा सकता है? संतृप्त विलयन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसा एंड पॉइंट जहाँ पर नमक घुलना बंद हो जाए जल में, तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें।
क्रियाकलाप 9 के द्वारा बीकर में कुछ जल लीजिए। बीकर में कुछ जल लेना है हमें, उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक ना घुल सके तब तक हमें नमक मिलाना है, यानी कि एक संतृप्त विलयन बनाना है। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए। इस संतृप्त विलयन में अब कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। इस संतृप्त विलयन में हमें क्या करना है, कम मात्रा में नमक मिलाना है और इसे हमें गर्म करना है। क्या आप क्या पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। देखो, संतृप्त विलयन बनने के बाद भी हमें उसमें नमक मिलाना है और उसके बाद हम इसको गर्म करेंगे। तो उसके बाद हम क्या पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? अब इस विलयन को और हमने गर्म करेंगे और इसमें क्या और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। हाँ, गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। यह क्रियाकलाप यह सुझाता है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 10 है ये। 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए और एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए। 2 गिलास लीजिए, दोनों में आधा आधा कप पानी भरिए और 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिला दीजिए और तब तक विडोलित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने पर डालते जाइए। फिर 1 चम्मच और नमक डालिए। जब तक कि विलयन संतृप्त न हो जाए तब तक डालते रहिए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है वो सारणी 5.2 में लिखिए, यानी कि ये रहा, ये सारणी 5.2 नमक के चम्मचों की संख्या इसमें हमें लिखना है। फिर ये चीनी की चम्मचों की संख्या है। इस क्रियाकलाप में चीनी से दोहराइए। अब इसमें चीनी को भी डाला जाना है हमने। आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। इसमें कोई अन्य पदार्थ भी दोहरा सकते हैं जो कि जल में घुल सके। 5.2 सारणी से आपको क्या जानकारी प्राप्त होती है? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? आपने क्या पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? क्या हमने पदार्थों के पृथक्करण को कुछ विधियों के विषय में चर्चा की? इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। अब पदार्थों की इन कुछ विधियों का प्रयोग अलग अलग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि हमने यह भी सीखा कि द्रव में घोलने से विलयन बनता है और यदि विलयन और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। देखो, द्रव में घोलने से कोई भी पदार्थ वो विलयन बनता है और यदि हम विलयन और पदार्थ न घुल सके तो इसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखो आप, मंथन। कुछ प्रमुख शब्द हैं जैसे मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, असाधन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग, निष्पावन। ये सारी विधियों को हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। मंथन से क्या होता था? दही और या दूध से मक्खन को अलग किया जाता था। अब देखो सारांश में क्या दिया है कि हस्तचयन, निष्पावन, चालन और साधन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं।
और अनाज से भूसा और पत्थरों से को हस्तचयन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज की भारी बीजों को निष्पावन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों को आगे आप में अंतर का उपयोग चालन या निस्यंदन प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक्करण में किया जा सकता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत की भारी कण तली में बैठ जाती है और निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। अब क्या है, द्रव तथा उसके अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन किसी विधि का उपयोग करके द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। और जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी पदार्थ के घुलने को गर्म करने पर उसमें अधिक मात्रा घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं को घोलता है। अब देखो अभ्यास है। अभ्यास में क्या है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। 2 उदाहरण दीजिए। हम क्यों मिश्रणों को पृथक करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, 2 उदाहरण दीजिए। और कौन कौन से मिश्रण को हमने, चाय को, फिर दही से या दूध से मक्खन को अलग करना, और चाय से उसके अपशिष्ट पदार्थों को जो उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, चाय की पत्ती को अलग करना। निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है, निष्पावन का कहाँ उपयोग किया जाता है, आपने ऊपर पढ़ा है ये। और पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कणों को कैसे पृथक करेंगे। चालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है। और रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे। आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना, हाँ अगर हाँ तो संभव है, अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे। पंकिल जल यानी गंदे जल से किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। धान के दानों को डंडे से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। और किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाईदार रह जाती है, पृथक की यह प्रक्रिया कहलाती है। समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया के द्वारा अलग होता है, वाष्पन। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इनके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या हम कहते हैं। सत्य असत्य है। फिर प्रस्तावित परियोजना का क्रियाकलाप, किस निकटवर्ती डेयरी में जाइए और दूध से क्रीम को पृथक करने के प्रक्रमों की व्याख्या कीजिए। आइए देख के आइए, ऐसा है डेयरी में। तो ये देखिए एक फिगर है अवलोकन के लिए कि निष्पावन करने वाले गुस्ताव कॉर्बेट की एक पेंटिंग है 1853 में जो आई थी, और मूसी डे बियर आर्ट्स नांते फ्रांस के सौजन्य से ये फोटो ली गई थी। जल में नींबू तथा नींबू, क्या ये क्वेश्चन 10 है। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर उसे शिकंजी बनाइए। आप अब बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करने चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी के बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में। किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। तो ऐसा हम लोगों ने ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस हैं, और ये ट्रू फॉल्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन थे कुछ। तो ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अलग अलग विधि का प्रयोग करके कैसे पदार्थों को पृथक करेंगे, और संतृप्त विलयन क्या है, हस्तचयन विधि, वाष्पन विधि और निस्तारण विधि,
स्यंदन विधि, निष्पावन विधि, तो ये सब कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिया है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको सारी वीडियोस अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू।